और क्या हाल है। तो पिछला लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यदि मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है देखने की जगह या फिर ऑब्जर्व करने की जगह। कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं यहाँ बैठे बैठे कुत्ते को देख रहा हूँ जाते हुए, तो वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया। फिर मैं पंछी को छत्ते से अपने देख रहा हूँ उड़ते हुए, तो छत्ता मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो अपना हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन फिजिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ an abstract coordinate system and the set of physical reference point that uniquely fix the coordinate system and standardize the measurement within the frame। ये सब हो गई बातें जिस डेफिनेशन पर मैंने जो आपको समझाया वो काफ़ी है। हिंदी में जो समझाया मैंने कि देखने की जगह। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, ठीक है। सपोज एक गाड़ी में ए और बी जा रहे हैं और वो गाड़ी v वेलोसिटी से जा रहा है। तो सी जब देखता है ए को तो सी को नज़र आता है कि ए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो सी जब बी को देखता है तो वो भी दिखता है कि बी भी मूव कर रहा है। पर जब ए और बी एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में देखता है। तो देखने की जगह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है, वेरीज करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ में एनएलएम का जो पहला लॉ है वो फॉलो करता है, पर कुछ में एनएलएम का जो पहला लॉ फॉलो नहीं करता है। सपोज मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसमें से 30 स्टूडेंट आके मुझे बोला कि सर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब मैंने देखा तो वहाँ पे न्यूटन का पहला लॉ लग रहा था, पर बाकी का जो 20 था वो आके बोला कि सर हम लोग ने अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब देखा तो वहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तो अजीब बात है। तो जिसमें वो फॉलो कर रहा है ना, तो वो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिसमें वो फॉलो नहीं कर रहा है वो हो गया क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपन दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा हो गया क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होगा, फॉलो करेगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं करेगा। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें हमेशा याद रखना कि जो एक्सेलरेशन है ना वो जीरो होगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरीज करेगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात मैं बता दूं, एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या, फोर्स इज इक्वल टू अपन क्या पढ़े थे, मा, ठीक है। मतलब फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स इज इक्वल टू मा, तो फोर्स भी जीरो, ठीक है। और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब बॉडी रेस्ट में हो या फिर जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या कि वेलोसिटी जो हो गया वो हो जाएगा जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का दो केस है, बॉडी जब रेस्ट में हो या फिर जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, मतलब वेलोसिटी जीरो हो, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब बॉडी रेस्ट में है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और वेलोसिटी जीरो है। तो ये रहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन। एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम व्हेन न्यूटन्स लॉ होल्ड्स ट्रू, ठीक है। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नो एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या, F net zero, acting on the body, it will stay in rest or remain in uniform motion, जो अपन पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। F net जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो दो केस में होता है, जब बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, मतलब वेलोसिटी जीरो हो। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज अ बॉडी इज केप्ट ऑन अ सर्फेस ऑन द अर्थ, फॉर अ पर्सन ऑन द अर्थ इट इज एट रेस्ट, वाइल फॉर द पर्सन ऑन द मून इट इज इन मोशन। मतलब क्या, एक मोबाइल का टावर है, ठीक है। अपन देख रहे हैं उसको अर्थ में कि वो रेस्ट में है, पर जब अपन मून से देखेंगे ना, मतलब कोई एस्ट्रोनॉट या फिर कोई एलियन देखता है मून से उस टावर को, तो उसको नज़र आता है कि ये टावर मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ भी तो रोटेट करता है ना अपने एक्सिस पे।
तो उसको क्या नजर आएगा कि वो टावर घूमते हुए नजर आएगा, वो मोशन में नजर आएगा। पर टावर क्या है, जब अपन अर्थ में देखते हैं उसको तो वो रेस्ट में है। इसका क्या मतलब है कि द टर्म इनर्शियल फ्रेम इज रिलेटिव। तो अब पढ़ेंगे अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फॉलो नहीं करता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। We can define a non-inertial frame as a frame that is accelerated with respect to a assumed inertial frame of reference। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और अच्छे से समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज एक डिस्क है जो अपने एक्सिस पे, इस एक्सिस पे घूम रहा है, इस ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसको घुमाए नहीं, इसको रेस्ट में रखे अपन, ठीक है। पहले रेस्ट में लाए इसको, उसके बाद यहाँ पे एक 5 रुपये का कॉइन रख दिए सेंटर पे। तो अब क्या किया, इसको फुल स्पीड से अपन कोशिश किए घुमाने का, मैंने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किए, ठीक है। तो ये घूमने लगा ऐसे ऐसे। कुछ देर बाद ये क्या होगा, ये कॉइन ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके बाद क्या पता निकल भी जाए, ठीक है। तो एक बात बताओ, न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है? कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या चाहेगा, वो रेस्ट में ही रहे। कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो क्या चाहेगा, मोशन में रहे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। यहाँ पे तो अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, बस ये चरखा घूम रहा है, ये तो रेस्ट में रहना चाहिए, पर ये उठ के यहाँ पे कैसे आ गया? न्यूटन का पहला लॉ फॉलो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे जरूर इस पे कोई फोर्स लग रहा है जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेकर आया। तो कोई मिस्टीरियस फोर्स है, तो उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, सूडो फोर्स, ठीक है, या फिर फॉल्स फोर्स। सूडो का मीनिंग होता है फॉल्स। ये जो सूडो फोर्स है ना, ये सूडो फोर्स कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कन्वर्ट कर सकता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। और ये सूडो फोर्स होता क्या है, ये हमेशा याद रखना, सूडो फोर्स जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा था, तो जो सूडो फोर्स है वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। ये जो कॉइन है ऐसे घिसक 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 के यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये ऐसे घिसक घिसक के यहाँ से भी तो जा सकता था ना, ऐसे करके, पर नहीं, सूडो फोर्स मतलब ऐसे लग रहा है। तो ये जो सूडो फोर्स होता है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है। तो और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमारी बची कुछ डाउट भी क्लियर हो जाए। सपोज घर में पापा को प्यास लग गया, अब पापा बोले जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। तुम क्या किया, दौड़ के गया, एक गिलास पानी भरा, पूरा नहीं भरा क्योंकि पता है रास्ता में ले जाएंगे तो फिर दूसरा रूम में है पापा, तो फिर पानी तो गिर जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा कम भरा गिलास को। अब क्या हुआ, जब अपन लेके जाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, यदि सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपन पापा के पास ले जाते हैं इसको, v क्या है, कांस्टेंट है, तो या फिर कहो एक्सेलरेशन क्या हो गया इसमें, 0। तो पानी का लेयर ऐसे ही बना रहे, हम लोग को कांस्टेंट वेलोसिटी से पापा के पास ले जाना पड़ेगा। पर कभी कभार पापा बोलते जल्दी लाओ प्यास लगा है, अब क्या होगा, तो हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, अपना एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अब हम लोग को जल्दी जल्दी लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो पानी का जो लेयर होगा ना वो ऐसा हो जाएगा। जो पानी पहले ऐसे था अब वो ऐसे क्यों हो गया, यहाँ पे पानी का हाइट ज़्यादा हो गया, यहाँ पे पानी का हाइट कम है, ये ऐसा क्यों हो गया? तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक सूडो फोर्स लग रहा है Fp, ठीक है। अब -a का एक्सेलरेशन से यदि लेके जाएगा तो पानी का लेयर कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो सूडो फोर्स है वो इस साइड लगा Fp, ठीक है। इससे आप लोग को शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा सूडो फोर्स का कंसेप्ट। और एग्जांपल एकदम मस्त सा लेते हैं। सपोज एक ट्रेन है, यहाँ पे एक मास लटका रहा है m, ठीक है। जब ट्रेन चलना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड आ गया, ठीक है। ट्रेन मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, 0 था, पर जैसे ट्रेन इसमें स्टार्ट किया तो ये जो मास है वो यहाँ पे आ गया। तो सवाल आता है कि इस रोप में टेंशन कितना है और इस मास पे नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है। तो वो निकालने से पहले चलिए सूडो फोर्स जो इस साइड लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन का ऑपोजिट लगता है F, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा,
एम ए, ये सूडो फोर्स हो गया एफ पी, ठीक है। और नीचे जो वेट लगेगा वो हो गया एम जी, ठीक है। अब चलो ये सपोज एंगल थीटा से मूव किया यहाँ से, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो गया टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन थीटा। अब दो इक्वेशन बनेगा, एक हो गया टी कॉस थीटा इजगल टू कितना एम जी, देखिए टी कॉस थीटा इजगल टू एम जी, और टी साइन थीटा इजगल टू सूडो फोर्स जो लग रहा है टी साइन थीटा इजगल टू एफ पी, जो कि हो गया क्या एम ए। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अपन अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इजगल टू एम ए बाई एम जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ कटम छिटम करते हैं, ये टी टी कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा इजगल टू ए बाई जी, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा जी टेन थीटा, तो एक्सेलेरेशन हो गया ए जी टेन थीटा, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेशन निकालना तो आपको आ गया। अब चलिए टेंशन भी निकालते हैं। टेंशन कैसे निकलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजगल टू 1 होता है। ये शायद आप लोग को बहुत जन को पता है, वो मैथ में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर में। तो अपन अब क्या करेंगे, टी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर, टी साइन थीटा का वैल्यू क्या है एम ए, तो टी साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा एम ए का स्क्वायर। वैसे ही टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी है, तो टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एम जी का होल स्क्वायर। तो अब अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये तो हट गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर इजगल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। इसलिए अपन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजगल टू 1 मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए इसको थोड़ा इक्वेट करते हैं। तो t इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ये सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे अपन टेंशन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब अपन आते हैं कुछ केसेस इन लिफ्ट्स। ये सब क्या है, ये लिफ्ट है, ठीक है। और इसमें मैंने एक हंसता खेलता इंसान को घुसा दिया है, और इसके साथ अभी बहुत तरह की अत्याचार करेंगे अपन। तो अब क्या है, ये लिफ्ट जब रेस्ट में रहता है, अपन मान लेते हैं इस आदमी का जो वेट है वो है W, क्या है W। यदि वेइंग मशीन अपन वहाँ पे लिफ्ट में ले जाते हैं और वहाँ पे अपना वेट नापते हैं, तो उसका वेट आता है W। तो अब क्या करता है वो आदमी, वो नीचे की ओर जाने के लिए बटन को दबाता है। अब लिफ्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। तो अब क्या होता है, जो ये सूडो फोर्स लगता है इसके ऊपर, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, एफ पी लगा इस पे, जो कि हो गया क्या एम ए। सूडो फोर्स क्या होता है एम ए, और इसका वेट क्या था एम जी। तो जो इसका एपरेंट वेट है ना W एपरेंट, मतलब अब क्या इसका वेट बदल गया। अब वो वहाँ पे जाके विंग मशीन से नापेगा ना, तो वो सिर्फ W नहीं आएगा जो कि अपन पढ़े थे, अब क्या हो जाएगा एपरेंट वेट आएगा, ठीक है। तो इसका वेट क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, ये हो गया इसका एपरेंट वेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो एपरेंट वेट है वो छोटा है किससे, उसका ओरिजिनल वेट से। तो वो आदमी अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेगा लिफ्ट में। मतलब पहले ये आदमी 100 किलो का था, तो अब ये 100 किलो से कम आएगा। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या करता है, ये आदमी ऊपर वाला फ्लो जाने के लिए बटन दबाता है, और लिफ्ट क्या होता है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है। तो सूडो फोर्स हमेशा क्या लगेगा, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगेगा, तो इस तरह लगेगा। एफ पी क्या हो जाएगा एम ए, इधर नीचे की तरफ, और इसका वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है एम जी। तो जो
एपरेंट वेट है वो क्या होगा यहाँ पे mg और प्लस ma, क्योंकि सूडो फोर्स भी नीचे की तरफ है तो सूडो फोर्स ऐड हो जाएगा। तो जो ये आदमी 100 किलो का था वो अब 110 किलो या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, तो वो आदमी का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब सपोज यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर आ गया, मतलब 9.8 हो गया, तब क्या होगा, ये इस कंडीशन को अपन कहते हैं फ्री फॉलिंग कंडीशन। ठीक है, फ्री फॉलिंग कंडीशन में जो एपरेंट वेट है ना वो हो जाएगा 0, माने यहाँ पे आदमी वेटलेस हो जाएगा, माने कोई वेट ही नहीं लगेगा। यदि हम लोग वेइंग मशीन से नापेंगे तो उसका वेट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो एक और कंडीशन पढ़ते हैं, जब एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये आदमी ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, यहाँ पे जाके वो चिपक जाएगा। याद रखिए, सीलिंग ऑफ द लिफ्ट में वो चिपक जाएगा ये आदमी, और इसमें स्माइल नहीं करेगा, ये फिर रोएगा, ऊपर चिपक जाएगा, तो स्पाइडरमैन बन जाएगा एक तरह से। तो चलिए एक और कंडीशन पढ़ते हैं जिसमें एपरेंट वेट और वेट जो है वो इक्वल होगा। वो कंडीशन क्या है कि ये जो लिफ्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यदि ऊपर जाए या नीचे जाए तो वेट जो है वो एपरेंट वेट के बराबर होगा। ठीक है, सारे कंडीशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब तो आइए हम लेते हैं 3 ब्लॉक सिस्टम, और जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मासलेस स्ट्रिंग से, और वो सीलिंग से अटैच्ड है। तो एक तो नॉर्मल कंडीशन में पढ़ेंगे कि उसमें टेंशन कितना लग रहा है, और फिर उसी मास सिस्टम को अपन लिफ्ट के ऊपर जाके कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है। तो सपोज इस ब्लॉक का मास m3 है, इसका m2 है और इसका m1 है। यहाँ पे T1 लग रहा है टेंशन, यहाँ पे T2 लग रहा है और यहाँ पे T3 लग रहा है। तो यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा, T1 हो गया m1 इंटू जी, क्योंकि m1 एक ही मास है ना। तो T2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी, और T3 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। मतलब ये नॉर्मल केस है, अभी लिफ्ट में है पर लिफ्ट अभी मूवमेंट नहीं किया है, या फिर कहो नॉर्मल केस में। अब यही ब्लॉक सबको यदि अपन लिफ्ट में हैंग कर देते हैं तब क्या होगा, तब इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, सपोज लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, तब क्या होगा, तब टेंशन हो जाएगा T1, ये जो T1 है, चलो ये T2 है और ये T3 है, ये मास m3 है, ये मास m2 है और ये मास m1 है। तो यहाँ पे अब T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा m1g माइनस a। ठीक है, T2 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 g माइनस a। ठीक है, T3 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 g माइनस ए। जी माइनस ए कैसे हुआ आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे है तो सूडो फोर्स कैसा लगेगा, एफ पी ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि सबका वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो ये क्या हो जाएगा, ma माइनस हो जाएगा, इसलिए उतना अपन नहीं लिखते, सीधे g माइनस ए कर दिए। अब लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट क्या होता है, सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ fp। तो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा mg प्लस a, T2 क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 g प्लस a, T3 क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 g प्लस a। तो इस तरह की क्वेश्चन यदि आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हद से ज़्यादा पढ़ा दिया आप लोग को, तो वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, और थैंक यू। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एकदम तोड़ दो यार सब्सक्राइब बटन को। नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन, तो स्टे ट्यून, थैंक यू।